पिछले साल नवंबर से ये कुछ कराची में किलिंग्स हो रही थी और उसका लग ऐसे रहा था, जो पैटर्न था वो ऐसे लग रहा था कि शायद ये स्ट्रीट क्राइम में किलिंग हो रही है या कोई दुश्मनी में किलिंग हो रही है। लेकिन ये सीटीडी जब एक्टिव हुआ, जब मैंने इसको देखना शुरू किया, क्योंकि जो भी क्राइम होता है, जो भी मर्डर्स होते हैं, उनकी डेली पूरे सिंध की रिपोर्ट में पता आती है कि जी कैसे हुआ, क्या हुआ। उसको मैं स्टडी करता हूँ, हम लोग करते हैं। जब ये 2-3 हुए कुछ 1-1.5 महीने के अंदर, तो उस पर हमने ये पैटर्न देखा कि ये एक ही फिरके के लोग मारे जा रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के। तो कोई लीडर नहीं है वो, या वो कारकुन है या वो उसके सपोर्टर हैं। फिर ये क्योंकि मुतवातर अगर हम पैटर्न देख रहे थे, तो ये 10-15 दिन के गैप से एक न एक बंदे की ये शहादत हो रही थी। तो उस पर जब वो काम शुरू किया तो 2 केसेस की हमें मैचिंग भी हो गई। जब वो मैचिंग हो गई तो 1-2 केस में और थोड़ी सिमिलैरिटीज़ आ गई, तो फिर उस पर हम अलर्ट हो गए कि जी ये कोई लग रहा है कि ये कोई जानबूझ के हो रहा है, कोई ग्रुप काम कर रहा है। उस ग्रुप पे हमने फिर काम शुरू कर दिया। जैसी ये चीज़ें जब मैंने नोट की, तो फिर मैंने नीचे जो मेरा सेल है इंटेलिजेंस का, राजा उमर खिताब का, एसएसपी का, उसको मैंने ये टास्क दिया कि भाई इस पे काम करें। उन्होंने उस पर काम शुरू किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बाकायदा हमने इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू काफ़ी लोग आइडेंटिफाई किए। जब उनसे आगे चीज़ें लीड्स बढ़ना शुरू हुई तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ये तो एक पूरा मुनज़्ज़म ग्रोह है जो ये काम कर रहा है। उसमें फिर कुछ बंदे हमने अरेस्ट किए, उनसे चीज़ें और आगे बढ़ी तो, और हमने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करके पूरा ग्रुप खोला। फिर हमें ये पता चला कि जी ये एक टारगेट किलर्स जो थे उनको आइडेंटिफाई हो गए 2। फिर वो 1 महीने का गैप आ गया जब, और वो टारगेट किलर्स सीन से आउट हो गए। जब वो सीन से आउट हो गए, 1 महीने का गैप आ गया, हमने कहा वो कहाँ है। जब उस पर काम शुरू किया, क्योंकि वो नाम हमारे पास आ गए थे, जब काम शुरू किया तो पता चला कि वो दोनों जेल में हैं। वो जेल में कैसे गए, अब उनका कमाल ये था कि उनको आइडिया शायद हो गया था कि जी वो रडार पे आ गए हैं। तो उन्होंने अब ये किया कि वेपन रखे, अनलाइसेंस, गए पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस ने उनको पकड़ा और 13D23A1 में जेल में भेज दिया। उनका ये था कि जेल में, क्योंकि जब उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जी ये हमने जानबूझ से किया था कि जेल में रहेंगे, 1.5-2 महीने में बेल हो जाएगी, बाहर आएंगे फिर वही काम करेंगे, ताकि हम रडार से निकल गए। उनका ये था। लेकिन अल्लाह ताला दारी बात है, ऊपर तरफ तो है ना, तो उसने हमारी मदद की, खुद गिरफ्तार कराया ताकि रडार से निकल जाएं, बच जाएं, 2-3 महीने आउट हो जाएं, क्योंकि हम उनके करीब पहुंच रहे थे, नाम हमें पता चल गए थे, उनको भी कोई सेंस हो गया था, उनको पता चल गया था। अब ये सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये ग्रुप काम कैसे करता था, ये भी आप लोगों के जहन में होगा। देखिए, इनको टारगेट दिए जाते थे, उस पर रैकी की टीम बिल्कुल अलग टीम है। उसके बाद रैकी वाली टीम इनको टारगेट किलर्स को देती थी कि जाओ मारो। ये 2 तो अरेस्ट हो गए, 4 और अभी तक बाहर हैं। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, नाम आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वो इंशाअल्लाह जल्द पकड़े जाएंगे। जो इनकी पूरी नेटवर्क है, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनको मुख्तलिफ चीज़ों में मदद करते हैं, वो 24 के करीब लोग हैं, वो भी आइडेंटिफाइड है, नाम हैं, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज में आप देखेंगे वो दिए हैं। फिर इनको जो सपोर्ट मिलती थी, टारगेट मिलते थे, क्योंकि ये एक कालाधन तंजीम है जो ज़ैनबीन ब्रिगेड, उसके लोग हैं। इनका जो लीडर है उर्फ मुस्लिम करके नाम है, वो भी आइडेंटिफाइड है। अब उसके पीछे हम पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम इस पूरे ग्रुप को अनर्थ कर लेंगे जल्दी। उससे पहले कोई गिरफ्तारी नहीं आई थी, क्योंकि जब इनसे हमने पूछा और रिकॉर्ड में कोई चीज़ नहीं थी। ये तो हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू हमें पता चला कि ये मार रहे हैं। फिर इनसे वेपन रिकवर हो गए हैं, अब वो वेपन हम मैचिंग कराएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इन्होंने तो 13 मर्डर्स तो माने हैं। वो मैंने इनसे इंटरोगेशन की थी खुद जाके, तो उन्होंने मेरे सामने बोला था कि उनके पट्टियाँ इनको बांध हमने किया था कि जी आपने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। उन्होंने 13 मर्डर्स बताए हैं। और दूसरा फिर सबसे जो ख़तरनाक चीज़ ये है कि इनके पास से जो इक्विपमेंट्स निकले हैं, मोबाइल फ़ोन निकले हैं और दूसरी चीज़ें निकली हैं, उसमें तमाम डिटेल्स हैं। जो 13 बंदे मरे हैं उनकी रैकी की डिटेल्स हैं पूरी, तो वो सबूत भी हमारे पास काफ़ी हैं। अब बस वो ये है कि मैचिंग करवानी है, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे हो जाए, तो उसके बाद केस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आगे हम चलेंगे। इनको फंडिंग काफ़ी आ रही थी, आपकी बात सही है,
वो भी कोई कालादम तंजीम है, जाहिर बात है ये उन्हीं के लोग इसको फंडिंग कर रहे थे, अब उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं। अब उसमें ये है कि किसी का मुल्क का नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ये इनको गैर मुल्की फंडिंग इनको आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 100% तौर पे आ रही है। हिदायत भी वहीं से आ रही है, वो जो मैंने आपको बताया कि इनका लीडर आइडेंटिफाई हो चुका है, वो वही इनको फंडिंग भी कर रहा है, हिदायत भी दे रहा है, और उसी की तरफ से है सारा। 100% ये बात है, बिल्कुल वो कर रही हैं, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो ये है कि जो ग्रुप रैकी करता है वो टारगेट किलर को नहीं जानता, जो फैसिलिटेट करता है वो इन दोनों को नहीं जानता। ये 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, आपस में ये राब्ते में नहीं होते हैं। राब्ते में एक और बंदा होता है, वो उसके थ्रू। अगर हम देखेंगे इनका पैटर्न ये, यानी कि आप मुझे नहीं जानते, मैं इसको नहीं जानता, और हम सब किसी और बंदे से राब्ते में जो है ही नहीं यहाँ पे, जो कहीं और बैठा हुआ है। अब ये इस तरह से ग्रुप काम करता है। अब थोड़ी बहुत हमें लीड्स मिलती हैं, उनके ग्रुप्स के नाम मिलते हैं, वो फिर हम कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, हमारे पास लीड्स थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, हमने वो चीज़ें उनसे पूछी तो वो कुछ जाके मिलती हैं। तो वो इस तरह से ये काम करता है। कुछ वो एक दूसरे को ज़ाहिर बात है जानते भी हैं, लेकिन मेन यही है कि जी वो कहीं बाहर से डील कर रहा है बंदा, वही इनको सबको गाइड कर रहा है, चला रहा है, हैंडलर वही है। वो उसमें कुछ लीड्स हैं हमारे पास, वो अभी थोड़ी तफ्तीश हमारी चल रही है, चीज़ आगे चल रही है, तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा आपको, लेकिन उसमें भी अच्छी खबरें आपको देंगे हम इंशाल्लाह। मुख्तलिफ इनको अमाउंट्स मिलते थे टारगेट किलिंग के, वेपन भी डिफरेंट तरीके से इनके पास आते थे सारे, वो भी आइडेंटिफाइड है कि कुछ दूसरे सूबे से आते थे इनके पास, और अमाउंट कभी इनको 50,000 भी मिले हैं, लाख रुपए भी मिला है, और इनको 2 लाख रुपए भी मिले हैं। डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट चीज़ों में इनको पैसे आते थे, वो टारगेट किलिंग के हिसाब से भी इनको आते थे, और वैसे भी इनकी अपनी डेली की ज़रूरियात के लिए भी आते थे पैसे। पाकिस्तान में ही है, और उनके गिर्द घेरा बिल्कुल तंग हुआ है, और वो आपको पता है कि जब सिटी सिंध किसी के पीछे लग जाती है तो हम छोड़ते नहीं हैं, उसको घर तक पहुंचा के आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पूरे ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तो 2 आए हैं, बाकी भी आए। तो तकरीबन 80 की दिहाई से अब तक शाम में जो है आमरीत मौजूद है, तो इसके खिलाफ अरब बहार से मुतासिर होकर शामी अवाम भी उठे, उन्होंने भी एहतजाज शुरू किया, और उस एहतजाज को जो है बज़ौर ताकत बशारुल असद की फ़ौज और पुलिस और दीगर इदारों ने नाकाम बनाने की कोशिश की, और वहीं से फिर अवामी मज़ाहमत मुसल्ला मज़ाहमत में तब्दील हुई। जैशुल हुर जो यानी शामी लोग थे, अवाम थे, उनकी एक मुसल्ला तंजीम बनी, जिसमें वहाँ की शाम की तमाम मजहबी जमातों के लोग, सेकुलर जमातों के लोग और दीगर नज़रियात के लोग, और जो शाम से बाहर जिला वतन लोग थे, वो उसकी हिमायत करने लगे। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसको ओन किया। ये सिलसिला चलता रहा, और फिर वहाँ पर एंट्री होती है मुख्तलिफ़ जिहादी तंजीमों की। शाम में जो उस वक्त यानी तसादुम की कैफियत मौजूद थी, और वहाँ से दौलत इस्लामिया, जिसको दाइश कहते हैं, वो शाम में आती है। और इसके साथ साथ उससे पहले शाम से दौलत इस्लामिया ने अबू मोहम्मद अल जोलानी, जो अन्नसरा फ्रंट, जो अलकायदा का मुसल्ला विंग था शाम के लिए, वहाँ भेजा। और जब ये लोग यहाँ पर आ गए और बशारुल असद की फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, इसी तरह अहरार और शाम, जैश इस्लामी मुख्तलिफ़ तंजीमें मौजूद थीं। बशारुल असद ने फिर उसके बाद मदद तलब की ईरान से। ईरान शाम का इस खित्ते में जो सबसे मौसर और बड़ा इत्तेहादी है, और जब शाम ने वहाँ पर मुदाखलत शुरू की तो लबनान में शामी ईरानी हिमायती याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह मौजूद है, हसन नसरुल्लाह जिसके सरबराह हैं, और इसके साथ साथ इराक़ में भी मुख्तलिफ़ तंजीमें मौजूद थीं जो अस्करी तंजीमें थीं और ईरान के ज़ेर असर थीं। फिर इसके बाद एक नया मरहला ये आता है कि अरब ख़ित्तों के अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भी ईरान ने भर्तियाँ शुरू की, और इन लोगों को शाम में बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो तंजीमें मौजूद थीं, जिनमें जैश इस्लामी, अलकायदा, दौलत इस्लामिया, अहरार शाम, और इसके अलावा जो दीगर छोटे बड़े मजमूआत थे, इसके ख़िलाफ़ वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे। तो इसमें फिर क़याम होता है अज़्ज़ैनबियून का, और
दूसरी तंजीम थी फ़ातिमीयून चूँकि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो अहले तशय्यो थे उनके लिए थी, वो वहाँ से भर्ती होते थे, उनका वो पूरा सेटअप था और वो शाम में लड़ते थे। और जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहले तशय्यो थे उनके लिए जो तंजीम बनाई गई थी वो अज़-ज़ैनबियून थी। अज़-ज़ैनबियून ब्रिगेड बुनियादी तौर पर सैयदा ज़ैनब का मज़ार है दमिश्क में, उसकी हिफाजत के नाम पर ये एक पूरी मुसल्लह तंजीम खड़ी की गई और पाड़ा चनार से लेकर कराची तक इसमें मुख्तलिफ भर्तियाँ हुई। और फिर ईरान के रास्ते ये लोग जाने लगे, वहाँ पर इनको तरबियत मिलती थी और फिर ये शाम में जाकर वहाँ पर जो मौजूद सुन्नी तंजीमें थीं उनके ख़िलाफ़ ये जंग करते थे। तो ये सिलसिला वहाँ पर जारी रहा और फिर उसके बाद ज़ैनबियून का जो सेटअप था वो फैलता चला गया, यहाँ तक कि ज़ैनबियून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो शाम की लड़ाई में मारे गए उनको सरकारी तौर पर किसी को ईरान में उसकी तदफीन की गई, कोई शाम में ही मदफून हुआ। और इसके साथ साथ इन लोगों को बाकायदा तौर पर ईरानी हुकूमत की जानिब से पैसे दिए जाने लगे, यानी इनका ख़र्चा तनख्वाहें बाकायदा मुकर्रर की गई। ये हम देखते हैं ये किस तरह का फेज़ था, जैसा कि अफ़गानिस्तान में हमने जंग देखी सोवियत यूनियन के ज़माने में, जब दुनिया भर से मुख्तलिफ़ इस्लामी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान उस जंग के लिए वहाँ पर आने लगे। सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, अमरीका की जानिब से ग्रीन सिग्नल था, उनकी हिमायत व तायीद भी की जाती थी, उनको फ़ंड्स मुहैया किए जाते थे, वो अपने तौर पे फ़ंड जनरेट करते थे और वो वहाँ पर काम करते थे। तो इसी तरह से ये उसका एक और फेज़ था जो हमने देखा शाम में। तो ये ज़ैनबियून के लोग बाकायदा तौर पर वहाँ काम करते थे, उनकी जानिब से शाम में मुख्तलिफ हमले किए गए, कई बड़ी जंगें लड़ी गई और यहाँ तक कि एक मरहला आया कि वहाँ पर रूस, ईरान और शामी जो अफवाज या इदारे थे या तंजीमें थीं, इन्होंने कई एक इलाक़े वहाँ पर जैश इस्लामी, अल-कायदा, अन-नसरा फ्रंट, इसी तरह अहरार-उश-शाम, तहरीर-उश-शाम, हयत-उश-शाम, ये मुख्तलिफ तंजीमें थी, इनसे छीने और फिर वो इदलिब तक महदूद होकर रह गए जो कि तुर्क बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इन तंजीमों को जो वहाँ मौजूद थीं तुर्की, सऊदी अरब की जानिब से भी हिमायत मिलती थी। तो ये बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब और ईरान की जो लड़ाई थी उसका एक बड़ा मरकज़ जो है शाम भी बना और वहाँ पर भी ये जंग लड़ी गई। ज़ैनबियून जब शाम में बड़ी हद तक बशारुल असद की रिट बहाल हुई और वहाँ पर उनका इक़्तिदार मजबूत होने लगा, तो उसके बाद ज़ैनबियून ने फिर पाकिस्तान की तरफ भी रुख किया। उससे पहले पाकिस्तान में ज़ैनबियून की जानिब से कोई कार्रवाइयाँ नहीं थी। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ अहले तशय्यो के अस्करी गिरोह मौजूद थे, उसमें सिपाही मोहम्मद खासा मारूफ नाम था जिसने सिपाही सहाबा, बल्कि न सिर्फ सिपाही सहाबा को निशाना बनाया बल्कि कई सुन्नी ऐसे उलमा जिनका सिपाही सहाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं था उनके ऊपर भी हमले किए और ऐसे कई मतलूब लोग ईरान में फिर मौजूद थे। इसके साथ साथ बलोच अलहदगी पसंदों की भी एक ख़ासी तादाद ईरान में मुक़ीम है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि गवादर में और इसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर इलाक़ों में, यहाँ तक कि कराची में होने वाले हमलों में भी जो बलोच अलहदगी पसंद मुलव्विस थे उनके ताने बाने ईरान से जाकर मिलते थे। तो ये सिलसिला मौजूद रहा। यहाँ पर जो डियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच की गिरफ़्तारी की गई, उसकी GIT रिपोर्ट्स में भी ईरान की तरफ इशारे मिलते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ज़ैनबियून यहाँ पर मौजूद है, उसके लोग मौजूद हैं, यहाँ पर वो फंडिंग करते हैं, नौजवानों की भर्तियाँ की जाती हैं, उनको तरबियत फराहम की जाती है और यहाँ पर कुछ कार्रवाइयों में भी ज़ैनबियून का नाम आया और यहाँ तक कि फिर पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने ज़ैनबियून को भी कलअदम तंजीम करार दिया और इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दहशतगर्द करार दिया, इनके असासे मुंजमद करने की बात की और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। तो ये यानी ज़ैनबियून हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर उन अहले तशय्यो नौजवानों के लिए है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और उनकी भर्ती के लिए एक पूरा सिलसिला बनाया गया। ईरान की सरपरस्ती इसमें हासिल रही है क्योंकि
क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो पकड़े जाते रहे हैं, ज़ैनब यून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग पाकिस्तान के इदारों ने गिरफ़्तार किए हैं और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो ज़ैनब यून से ताल्लुक़ रखते थे, कराची में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ कर चुके थे या करना चाहते थे, या उस तंजीम की सहूलत कारी में मुलव्विस थे, या उसके लिए फ़ंड जनरेट करते थे, या फिर नौजवानों की भर्ती का काम करते थे ताकि उनको तरबियत देकर इस अस्करी तंजीम को पाकिस्तान में मजबूत और मुनज़्ज़म किया जा सके। कराची में हालिया जो लहर थी जिसमें फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग की वारदातें शामिल थी, ये एक चैलेंज था पुलिस के लिए कि इस पे जो है काबू पाया जाए और इसमें जो मुलव्विस ग्रुप है उसे गिरफ़्तार किया जाए। ये तो इल्म हो गया था कि ये एक ग्रुप की कार्रवाइयाँ हैं और इसमें जो है हदफ बनाकर एक मखसूस जो जमात है अहले सुन्नत वल जमात, उसके कारकुनान को कत्ल किया जा रहा है। इस पे जो है CTD काम कर रही थी। लीड मिली कि ये जेल में मौजूद हैं जो मुल्ज़िमान इसमें मुलव्विस हैं, और उन्होंने ख़ुद को जो है पुलिस और CTD जब उनके ताक़ुब में थी और उनको अंदाज़ा हुआ कि अब ये करीब पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने ख़ुद को एक नाजायज़ असलहे के केस में बंद कराया और जेल चले गए। जेल से भी ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। इसका जो सरगना है वो बैरून मुल्क मुकीम है, मोहम्मद हुसैन मौसवी। अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप तो नया नहीं है, लेकिन जो इसके जो किलर्स थे ये अलबत्ता नए थे और नए लड़के इसमें इस्तेमाल किए गए। इनका ये कहना है कि 3 टीमें थी जो इसमें टारगेट किलिंग में मुलव्विस थी, जिसमें रैकी करने वाले भी मुलव्विस थे। अगर 2023 सितंबर की बात की जाए तो 2023 सितंबर से लेके 2024 के फरवरी के महीने तक जो 17 टारगेट किलिंग की वारदातें हुई, उसमें तकरीबन 13 वारदातों में ये 2 लड़के वकार अब्बास और अकबर हुसैन मुलव्विस थे। गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इनको बाकायदा फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग की ट्रेनिंग दी गई और इस्तेमाल किया जा रहा था। इब्तिदा में पुलिस स्ट्रीट क्राइम और डकैती के जो खतूत हैं उन पर तफ्तीश करती रही, लेकिन पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो 17 अफराद को कत्ल किया गया है ये फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग की वारदातें हैं, ये डकैती की वारदातें नहीं हैं। इसमें जो राजा उमर ख़िताब हैं उनका ये कहना है कि ये बैरून मुल्क से नेटवर्क चलाया जा रहा है, पड़ोसी मुल्क में बैठकर ये नेटवर्क चलाया जा रहा है। अब इसको हुकूमत या इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस है या नहीं, इस पे तो इसके मुतालिक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वहाँ पर इनको नज़रअंदाज किया जाता है और इनको एक साजगार माहौल मिलता है जिससे ये बैठकर वहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। मुल्क को अदम इस्तेकाम जो है पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मुल्क जो है अदम इस्तेकाम का शिकार हो, और इस फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग का बड़ा असर होता है। अगर कराची में बात की जाए तो वैसे ही 70 अफराद सिर्फ डकैती मज़ामत पर कत्ल हो गए हैं, और उसमें 17 अफराद अगर ये भी शामिल करें और उसके बाद आपस की दुश्मनी और दीगर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसमें अगर कत्ल की बात की जाए तो कराची में तकरीबन इस साल के 5 महीने में 200 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए हैं। तो उसमें जो है टारगेट किलिंग जो है बड़ा संगीन मसला था और ये खालिस्तान दहशतगर्दी की वारदातें थी जिसमें हदफ बनाकर टारगेट को कत्ल करना, इस पर CTD ने काम किया और एक अहम कामयाबी हासिल की है। एक ग्रुप जिसको तश्कील दिया गया था और आगे चलकर मज़ीद टारगेट किलिंग की वारदातें यहाँ पर हो सकती थी, अब बड़ा कवी इम्कान है कि ये रुक जाएंगी और इनके अंदर एक तवील वक्फ़ा आएगा जब तक कि इनको कोई मोतरिक ग्रुप दोबारा नहीं मिलता।